अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं जो मेज़बान फयाज कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ंदी पई वञे, ख़ुसूसन अपर सिंध जा कच्चे वारा इलाइक़ा जंहिंमें दाड़ेलनि जो राज ऐं माण्हुनि जी ज़िंदगी अजेरनि बणियल आहे। अहिड़ी तरह सां कराची शहर स्ट्रीट क्राइम जे वर चढ़ियल आहे। ख़ुसूसन जेकॾहिं ज़िक्र कजे त कराची में 50 खां वधीक हिन वक़्तु माण्हू जेके न सिर्फ़ु अजुल जो शिकार बणिजी चुका आहिनि, बल्कि अॼु बि 2 शहरी पंहिंजूं जानियूं विञाए चुका आहिनि। अहिड़ी तरह सां 1 करोड़ रुपयनि खां वधीक जेका रक़म आहे उहा बि उन्हनि जे हथां खसिजी वई। अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ वाक़िया जेको रोज़ जो मामूल बणिजी रहियो आहे। सिंध हुकूमत पारां मुसलसिल दावाउनि जो सिलसिलो जारी आहे त अमन जे क़याम जे हवाले सां भरपूर कोशिशूं वरितियूं पियूं थियूं वञनि। हिक पासे ई समूरी सूरत हाल इहा आहे, 27 फेबरवरी ते जहिड़ी रीति सिंध हुकूमत नई जुड़ी आहे त मुख़्तसिर अरसो 40 ॾींहंनि जे अरसे में जेका बदअमनी जी जेका सूरत हाल बाहि भड़की उथी आहे, उन में छा इहा दावा करे सघिजे थी त नई जुड़ंदड़ जेका हुकूमत आहे उहा बदअमनी जो न सिर्फ़ु ज़िम्मेदार आहे, बल्कि जेका बदअमनी में जेका वाध थी आहे उन में हुकूमत पारां इहा दावा कई पई थी वञे त निगरान दौर में बदअमनी में वाध थी, दाड़ियल कल्चर खे फ़रोग़ मिलियो ऐं स्ट्रीट क्राइम में वधीक वाध आई। उन जो ज़िम्मो कंहिंजे मथां विझनि था उहो त ज़ाहिर सिंध हुकूमत जे जेके ज़िम्मेदार आहिनि उन्हनि जे बयाननि मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। पर काफ़ी अरसे खां पोइ सिंध में जॾहिं नओं घरू वज़ीर मुक़ररु थियो आहे, संदसि बयानबाज़ी हिक पासे दोस्त जेके सियासी पार्टियूं जेके अपोज़िशन में हूंदे संदन दोस्त हूंदे तनक़ीद करण खां परे हुयूं, पर लाॻीतो बदअमनी जी सूरत हाल खां पोइ नेट उन्हनि खे बि इन सूरत हाल ते अचणो पियो आहे जो हुकूमत खे छिती तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो थो वञे। ख़ुसूसन ज़ियाउल हसन लंजार पारां जेको बयानु ॾिनो वियो उन ते बि शदीद तनक़ीद कई हुई। अहिड़ी तरह सां सिंध जी बदअमनी ते सिंध जे चीफ जस्टिस पारां बि इजलास तलब कयो वियो। अहिड़ी तरह सां इजलास में तलब कयल मुख़्तलिफ़ अमलदारनि ख़ुसूसन DG रेंजर्स पारां अमन जी घुर जे लाइ, अमन जी बहाली जे लाइ इख़्तियारनि जी जेका तलब पिणु साम्हूं रखी आहे। इहे समूरा मामला अरबें रुपया जिते अमन ते ख़र्च अचे थो उते रेंजर्स पारां इख़्तियारनि जी घुर करणु ख़ुदि हिकिड़ो सवालिया निशान आहे। हिक पासे इहा समूरी सूरत हाल आहे, ॿिए पासे हिन सूरत हाल ते जेकॾहिं तज़ियेकारनि जी राय ॼाणिजे त उन में इहो अंदाज़ो लॻे थो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ दड़नि जो शिकार आहे। ख़ासि तौर ते सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जॾहिं खां वठी मनसब संभालियो आहे, महसूसु थी रहियो आहे त हू ॼण त बे इख़्तियार हुजे ऐं हुन जा इख़्तियार ॼण हुन तां खसियल हुजनि। घरू वज़ीर जहिड़ी रीति मुक़ररु थियो आहे उन पारां वफ़ाक़ी हुकूमत सां तनाज़ो खड़ो वियो। उन बयान ते MQM पारां शदीद तनक़ीद कई वई, पर IG सिंध जेको तलब जी घुर करण जे बावजूदि मिलण जे बावजूदि अमन जो जेको पखी आहे उहो सिंध में मोटण जे लाइ तयारु न आहे। इन्हनि समूरनि इशूज़ सां गॾु ख़ासि तौर ते मुल्क में सेनेट जी चूंड जो अमल मुकमल थियो आहे त सेनेट जे चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जी चूंड सुभाणे 9 अप्रैल ते सुभाणे 9 वॻे सॾायल जेको इजलास आहे उन में थींदी। इन खां पोइ 16 अप्रैल ते सदर ममलिकत गॾियल पार्लियामेंट जे इजलास खे ख़िताब कंदो। रवायत आहे सदर ॿिन्ही ऐवाननि खे ख़िताब कंदो आहे ऐं मुस्तक़बिल जी गाइडलाइन ऐं हिकमत अमली नए सदर पारां जेका पंहिंजे मनसब संभालण खां पोइ हूंदी आहे उन जा इशारा ॾिना वेंदा आहिनि। अहिड़ी तरह सां पाकिस्तान जी जेका फाइनेंशियल कंडीशन आहे उन में बहितरी जूं ख़बरूं बि नज़र अची रहियूं आहिनि। मुल्क जा परॾेही नाणे जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उन्हनि में पिणु लॻभॻि $4 अरब वाध थी आहे। त ॿिए पासे सऊदी अरब पारां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे दौरे जे मौक़े ते $5 अरब रुपयनि जी वधीक सीड़पकारी करण जो ऐलान कयो आहे। इन समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, सिंध में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसी से शुरुआत करते हैं। बिगड़ती सूरत हाल अमन अमान की उस पर जो फरीक हैं ख़ुसूसन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पीपल्स पार्टी दावा करती है कि मेयर कराची अब उनका है, सिंध की मुंतखब हुकूमत उनकी है। MQM दावा करती है कि कराची का वोट उनका है, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में उनकी अक्सरियत है। तो इस सूरत हाल में अब दोनों पार्टियां एक साथ फिर तनाज़ात की शक्ल में आगे बढ़ती जा रही हैं। MQM के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तनकीद भी की है, खुसूसन जो होम मिनिस्टर हैं ज़ियाउल हसन लंजार के जो स्टेटमेंट थी उसके हवाले से। तो क्या समझते हैं ये क्या इंडिकेटर्स हैं, क्यों अचानक इतना अमन का जो परिंदा है वो कराची से सूबा सिंध से उड़कर निकल चुका है और रोजाना की बुनियाद पर अब शहरियों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है? देखिए, एक तो ज़ाहिर है आपने इतना अच्छी बात की है कि सारे के सारे इलेक्शन में जीत चुके हैं, सबकी इजारादारी है और सबके पास मैंडेट है, लेकिन काम कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है और मायूसी की बात है। क्योंकि लग ऐसा रहा है कि सिर्फ एक पुलिस आज़ाद है या सिक्योरिटी के इदारे आज़ाद हैं या माफिया आज़ाद है और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है।
सीएम साहब भी आपने जैसे कहा कि लग रहा है कि इस मर्तबा कुछ थोड़े से हाफ हार्टेडली नींद दिली के साथ काम कर रहे हैं, या तो ये कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या फिर मैं समझता हूँ कि वो अभी शायद इंतजार कर रहे हैं किसी मुनासिब वक्त का। तो वो मुनासिब वक्त तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से आएगा, लेकिन सूरत हाल बहुत खराब है। और डकैती और क्राइम का जो फैक्टर है वो नो डाउट ये इतनी खतरनाक बात है कि अब लोगों ने सड़कों पे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। ये अनारकी की निशानी होती है, ये खतरनाक होता है। जब आप जो है चीफ जस्टिस पे चले जाएंगे तो बाकी निज़ाम सारा तबाह का तबाह हो जाएगा, और कोई भी किसी भी वक्त आपको किसी वक्त भी मार देगा और इल्जाम भी लगा देगा कोई ना कोई। तो ये मुश्किल सूरत हाल है। जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी रिट का भी सवाल पैदा हो रहा है, उनकी जो है सलाहियतों का भी सवाल उठ रहा है। और सवाल क्या उठ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल मायूस सूरत हाल है। और ये क्योंकि सिर्फ सियासी लोगों में मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफात और ग्रुपिंग और बड़े बंदियां नहीं, तो लग रहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी के इदारों में भी कोई इसी तरह की सूरत हाल है। और ये सूरत हाल बहुत बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह सड़कों पे लोग एक मार रहे हैं डाकुओं को, या पुलिस कह रही है कि हम डाकू मार रहे हैं, और ये भी कंप्लेंट आ रही है कि इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। और फिर जिस तरीके से ये खबरें भी आ रही हैं कि पुलिस किडनैपिंग और रैंसम में इन्वॉल्व है, क्राइम में इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर हैं, और प्रेस में पकड़े भी गए हैं, लोग भी पकड़े गए हैं पुलिस के। और ये मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन पे आ गया है मामला। यहाँ पे भी अगर आपने नहीं रोका तो इससे आगे चला जाएगा। और आपने चूंकि देख लिया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में एक इजलास हुआ, और ये पहली दफा है कि कभी इस तरह नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ने बुला के लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को जो है इजलास किया हो, और उसमें जो है रेंजर्स ने मुतालबा किया कि पुलिस से इख्तियार दिए जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को तो बुलाया गया था पुलिस की मदद के लिए, अब वो पुलिस से एक स्टेप आगे जाके इख्तियार मांग रहे हैं, इसीलिए कि पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया, काम नहीं हो रहा और काम नहीं करने दिया जा रहा। ये सारी की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान है। सिर्फ एक होम मिनिस्टर का मामला नहीं है। बात यह है कि इससे पहले होम मिनिस्टर जो है वो मुराद अली शाह साहब सीएम खुद थे, और वो काफी हद तक बेहतर तरीके से चला रहे थे मामला को, और ऐसा कोई मसला नहीं आया था ना। इस तरीके से हमारे यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी में इस तरह का डिवाइड नजर आ रहा था। अभी इस वक्त क्लियर डिवाइड नजर आ रहा है। एजेंसी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपस में उनके तजादात इतने बढ़ गए कि वो काम पे फोकस करने के बजाय सिर्फ एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे की खराबियां आम करने पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और अगर कहीं ये बढ़ गया, सड़कों पे मारकूट बढ़ गई और लोगों ने इस तरीके से रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो चीफ जस्टिस का निज़ाम आप समझ लें कि अनारकी की निशानी होती है। और अगर अनारकी बढ़ गई तो फिर किसी के भी बस में नहीं होगा, चाहे रेंजर्स हो चाहे उससे भी बड़ी कोई फोर्स हो, वो अनारकी रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये टाइम है, अगर आप इसको रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। खुद गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा, इदारों के लिए भी अच्छा होगा, और उनकी समझता हूँ कि आवाम के लिए बेहतरी इसी में है कि आप एक्शन लें और तरीके से कानून के मुताबिक, और जो भी उसके मामला हैं उसको देखते हुए बिल्कुल इसके डिसिप्लिन के साथ मामला को चलाए, बेहतर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें खराब हो गई हैं। ईद की शॉपिंग चल रही है और लोगों में एक बहुत मायूसी दौड़ी हुई है। आप देखेंगे ईद की शॉपिंग पे बाजारों में इतना रश नहीं है जितना लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दी है, सिर्फ इसीलिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। और जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, तो बाकी इदारों जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, और उनके ऊपर असर पड़ेगा तो आप ये समझ लें कि टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ आम आदमी का नहीं है, स्टेट का मसला भी है। जब टैक्स कलेक्शन कम होगी और मुश्किल होगी तो फिर आपको IMF को भी जवाब देना पड़ेगा और मजीद कर्जे भी लेने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप सूरत हाल बेहतर करें, कारोबारी मामला को ठीक होने दें, लोगों को कारोबार करने के दें, इजाजत दें, और उसको उसके लिए सिक्योरिटी फराम करें। अच्छा ताहिर साहब, IG गुलाम नबी मेमन साहब की मुकर्री मौजूदा हुकूमत ने पहले भी की थी, और उनकी जो मुद्दत थी काफ़ी तवील भी रही, और उन्होंने अमन अमान पर काफ़ी कंट्रोल भी किया था। उनके दौर में शुरुआती दिनों में भी इस तरह हुआ था कि अमन बिगड़ा था, फिर काफ़ी कंट्रोल भी हुआ था। ओडो साहब थे कराची पुलिस चीफ, इस दफ़ा फिर खातिम रिंद थे निगरान दौर में, फिर अब याकूब मिनाज साहब आए, इमरान याकूब मिनाज साहब। तो ये सीनियर ऑफिशल्स जो हैं वो
उनके होने के बावजूद भी ये जो अमन अमान है कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसकी वजूहात क्या ये सिर्फ सियासी रसाकशी ही करार दी जा सकती है, या समझते हैं कि ये पुलिस की नाअहली है, या पुलिस जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि पुलिस अगवा बराए तावान के मामलात में जो है वो मुलव्वस निकली, लोग पकड़े भी गए हैं। इसी तरह अगर ट्रैफिक पुलिस का हम जायजा लें, बेशक जो सिपाही होता है ट्रैफिक पे खड़ा होकर धूप में भी रोड को कंट्रोल करता है, लोगों को सहूलत मुयसर करता है, मगर दूसरी जानब ये देखा जाए कि जिस तरह ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को चालान करती है बिला जवाज, सिग्नल लोग तोड़ते हैं कोई चालान नहीं होता, कानून तोड़ते हैं कोई चालान नहीं होता, मगर उनको अपनी कोटा पूरी करनी होती है। ट्रैफिक पुलिस को जो ड्यूटी शुरू होती है वो आते हैं सुबह से अपनी ड्यूटी करके चालान पूरे करके फिर छुप जाते हैं, और सिपाही जो होते हैं वो सड़क पर खड़े होते हैं। इस तरह अगर पुलिस की ये जो काबिलियत का जो अंदाजा इस तरह से लगाया जाए, वजीर आला साहब कह रहे थे कि उनको भरोसा है, कराची पुलिस जो है पहले भी अमन अमान क्याम उन्होंने लाया है, तो इस वक्त क्या सूरत-हाल ऐसी आ गई है कि पुलिस मुसलसल नाकाम होती जा रही है। आज भी क्यामाड़ी में 1.25 करोड़ के करीब जो है वो रकम छीनी गई है, 2 बंदे उनको शहीद किया गया है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि सिर्फ सियासतदान सियासत नहीं कर रहा है, इसका इदारों के अंदर भी सियासत है और एक दूसरे के खिलाफ भी सियासत बहुत चल रही है। खुद पुलिस हेड ऑफिस जो है वो इस वक्त सियासत का गढ़ बंद किया है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर तरह की ग्रुपिंग जो है वो बहुत रूज पे आ गई। अब मेरा और उसमें सारा का सारा मसला ये है कि ऊपर से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना आप गवर्नमेंट ना पीएम पुलिस के मामलात में सिर्फ पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट तक तो है, लेकिन बाकी उनके मामलात को देख लें और वो किस तरह चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, और उनका जो सिस्टम है वो बेहतर है या नहीं है, आज के हिसाब से बेहतर है या नहीं है, वो इस तरह कोई भी तवज्जो नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस तवज्जो देने की जरूरत है, और सिर्फ पीएम को ही नहीं बाकी सियासी जमातों को भी, क्योंकि मुझे तो ये बड़ा सुन के हैरानगी हुई कि एमकेएम ने कहा कि रेंजर्स को जो है वो पुलिस वाले इख्तियार दे दिए गए। हालांकि माजी में भी इसी वो पेश कर चुके हैं बहुत सारे ऑपरेशन। पहले वो मुतालबा करते रहे कि फौज को बुलाया जाए, तो जब फौज ने आके ऑपरेशन किया तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ हो गया। तो ये सियासी लोगों को चीजें ठीक करने के बजाय एक दूसरे के लिए इल्जाम तराशी और मामला को मजीद खराब करने पे नहीं ले जाना चाहिए। रेंजर्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके अपने काम करने का अंदाज है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है, और वो सिविलियन आबादी के ऊपर जब आप उनको अलाउ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किन के लिए मुश्किलात होंगी, किन के लिए नहीं होंगी। और पुलिस का निजाम मैं समझता हूँ कि अब पूरा रीशेप करने की जरूरत है, पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। पीएस पार्टी को पहले भी सारी मुश्किलात लॉ एंड ऑर्डर पे हुई है, बेनजीर साहिबा की दोनों गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के चार्ज पे निकाली गई थी, और एक बार फिर वही सूरत लाके खड़ी कर दी गई है लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये उनको देखना पड़ेगा, बल्कि सदर जरदारी साहब को भी देखना पड़ेगा कि ये कौन से कॉर्नर से ये कुछ साजिश हो रही है कि सियासत जो है वो बिल्कुल चली गई है, और अमन अमान के इदारे जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और सारे मामला जो है उस गलत तरीके पे जा रहे हैं जहाँ पे नहीं जाने चाहिए। अच्छा ताज साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पर जाने के बाद ब्रेक के से वापस लौटेंगे तो इसी इश्यू पर फिर दोबारा बहस करेंगे कि ज़ियाउल हसन लंजार के हवाले से भी एक मिथ आ रही है कि उससे जो है वो कुव्वतें नाराज हैं, तो इस पर बहस करेंगे। लेते हैं एक शॉर्ट नंढड़ी साई तवटो। प्रोग्राम में बहर बलिकार ताज साहब बात ये कर रहे थे कि ज़ियाउल हसन लंजार के हवाले से भी एक मिथ ही आ रही है। अगर हम कालम नवीसों के कालम भी पढ़ें, तज्जिया निगारों के तज्जे भी सुने, तो उसमें ये बहस ज़्यादातर नज़र आ रही है कि ये लगता है, ऐसा लगता है कि ज़ियाउल हसन लंजार की जो मुकर्री है उससे कुछ कुव्वतें भी नाराज़ हैं। ये भी एक सबब है कि नाराज़गी की वजह जो बदअमनी का एक इशू उठा है उस पर उसे जिस तरह लंजार साहब कह रहे थे कि मीडिया से हाइप क्रिएट कर रही है या इसे बढ़ावा दे रही है। देखिए, बात ये कि किसी एक शख्स या एक शख्सियत या किसी एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, ये मसला पूरा का पूरा ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब उसमें ज़ियाउल हसन लंजार साहब होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्टर का काम मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर अब ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस की नहीं करा सकता, वो सिर्फ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को दिखता है।
बाकी उसका कोई रोल नहीं है, रोल सारा आईजी का है। आईजी ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी होती है। और होम सेक्रेटरी तो एक समझता हूँ कि मिडिल मैन है गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान, जो चीजों को मैनेज करने के लिए पुलिस की हेल्प करता है। और कोई इसका पर्पज मुझे नजर नहीं आता। ना वहाँ अथॉरिटी है, ना कोई इस तरह का कोई मामला है कि वो कोई मामला खराब कर रहे हैं। हाँ, किसी और चीजों के मामला पे उन्होंने अगर कहीं नजर डाली है या उसको खोलने की कोशिश की है तो फिर कोई नाराज हो सकता है। और ये नाराजगी तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी हो जाती है। ड्राइवर के ट्रांसफर पे भी लोग नाराज हो जाते हैं, गाड़ियों के पेट्रोल पे भी लोग नाराज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो नाराजगी का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। किसी कौमी मामला पे, किसी अवामी मामला पे तो कोई नाराजगी होती नहीं है। तो अगर इस तरह के कोई मामला हैं तो उन्हें खुद भी चाहिए कि देख लें कुछ चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते तो वो काइंडली जाके सीएम को कहें कि वो कैपेबल नहीं है, आप कोई बेहतर आदमी रख दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि आप सारा का सारा मलबा अपने कंधे पे डाल के जाएं। अगर आपको नहीं चला सकते हैं, आप मामला नहीं देख पा रहे, तो आप काइंडली कोई और पोर्टफोलियो ले लें, कोई और जगह जाके अपनी ट्राई करें, बेहतर अंदाज में आपको चला सकते हैं। आप मेरा ख्याल है लॉ पहले भी लॉ के मामला को देखते रहे हैं, तो लॉ के मामला भी देख सकते हैं। लेकिन हम अब असल में लोग आते हैं और फिर वो एकदम होम में आके समझते हैं कि वो जुल्फ़िकार मिर्जा बन जाएंगे। अब जुल्फ़िकार मिर्जा वाले मामला और कुछ थे, आपके आज के मामला कुछ और हैं। और बहुत जल्दी क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो गवर्नमेंट को 5 साल का वक्त टाइम है, उसको बहुत आराम से चीज़ों को ठीक करें, आगे भी आपके लिए बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन ये कि वो शायद इतनी जल्दी, शायद ऐसा लग रहा है कि कोई टास्क दिया गया है कि 6 महीने में जो कर सकते हो कर लो, 6 महीने के बाद कोई और आएगा। और इस तरह की चीजें अगर जहन में है तो फिर काम तो नहीं होगा, मामला ठीक नहीं होंगे। और ज़ियाउल हसन नंजार साहब का ही मसला नहीं है, मैं समझता हूँ ये असल जिम्मेदारी तो फिर ऊपर पार्टी क़यादत की, और पार्टी क़यादत ने उनको सेलेक्ट किया है। क्योंकि देखें बड़ी इतनी बड़ी जो है उसमें एमपीएस की लिस्ट में से आपने 9 लोगों को वजीर मुकर्रर किया। इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सिलेक्शन हुई है और बहुत हाई लेवल पे जाके चीजों को जो है डिसाइड किया गया, नामों को डिसाइड किया गया। तो आप चीजों को अगर कोई किसी की मुश्किल है, कोई किसी की सलाहियतों का मामला है तो उसको जो है वो माजरत के साथ कहीं और शिफ्ट कर दें। अच्छा ताहिर साहब, 42 दिन हुए हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को हल्फ उठाते हुए। हल्फ उठाते ही पहला उन्होंने इजलास अमन अमान के हवाले से किया था, फिर उसके बाद जब कैबिनेट बनी तो उसके बाद कैबिनेट बनने के बाद फिर जो इजलास हुआ तो ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने इजलास किया। मुराद अली शाह ने आज फिर एक इजलास किया, वो भी कराची की सतह तक, जो पुलिस ने कुछ अचीवमेंट हासिल की उसकी बिना पर शाबाश भी दी है। तो कुछ यूं भी महसूस हो रहा है कि मुराद अली शाह की भी जो पहले दिलचस्पी होती थी अमन के हवाले से वो नजर नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सदर की जानिब से उनका अलहदा होल्ड नजर आता है, बीबी फरियाल साहबा का वो होल्ड अलग नजर आता है, बिलावल साहब के हवाले से भी ये मिथ बताई जा रही है कि वो भी नाराज हैं मुदाखलत की वजह से। तो ये जो एक चूं चूं का मुरब्बा नजर आ रहा है, इसी वजह से मुराद अली शाह भी दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो ये भी असबाब हो सकते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं समझता हूँ उसमें बिलावल साहब का कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उन्होंने कभी नहीं किया है। जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने जिसको दी है उसी से पूछा, और ये भी नहीं कि वो हर 5 मिनट बाद किसी से पूछते होंगे। ओवरऑल एक बहुत ही संजीदा सुलझे हुए सियासतदान है वो, और चीजों को बहुत ही डीपली देखते हैं, मामला को देखते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ऊपर क़यादत का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मामला मिडिल क़यादत का है। और मिडिल क़यादत का मतलब ये है कि वो क्यों जल्दी में है, ये अभी समझ में, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। इतनी जल्दी किस बात की है कि मामला को बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि मामला को बिगड़ने देंगे तो फिर ये इनके हाथ में नहीं रहेंगे। मैंने जैसा किया कि बेनजीर साहिबा की 2 हुकूमतें अमन अमान के मामले पर डिसमिस की गई। हालांकि वो कोई जस्टिफाई नहीं था, लेकिन इनको इस मामले में पीपल्स पार्टी को अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट में हैं, आप कोलिजन गवर्नमेंट में हैं, और कोलिजन गवर्नमेंट में आप तो पूरे पावर के मालिक नहीं होते, आधे के मालिक होते हैं, तो आपके ऊपर नजर भी रखी जाती है, आपको चेक भी किया जाता है, और आपके मामला से भी जो है वो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन होती है। तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। और क्योंकि एक आते ही मैं समझता हूँ कि एक कंपेन मीडिया में और सोशल मीडिया में चलाई गई कि अब देखना पड़ेगा कि पंजाब में हुकूमत बेहतर है या सिंध में हुकूमत बेहतर है। तो आपको बहुत एहतियात से, बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस कंपटीशन की वजह से किसी नए मसाइल में खड़े होने जा रहे हैं। कंपटीशन तो मुझे सिंध गवर्नमेंट करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मामला होते रहे हैं।
पहले भी एमक्यूएम इल्जाम लगाती रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है तो सिंध में जो है ऑपरेशन के नाम पे बहुत सारे मामला खराब करते रहे हैं। तो ये सारी चीजें माजी में होती रही हैं। आपके अलायंस, आपकी दोस्तियां बिल्कुल अपनी जगह बजा है, हो सकता है बेहतर आई हो, लेकिन माजी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सिंध गवर्नमेंट पे इस वक्त पूरा फोकस है। देखिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट आपको पता है किस तरह मिलजुल के और कमजोर सी हुकूमत है, हमेशा से रही है। खेती आपके हाथ में नहीं है, खेती कहीं और तरीके से हैंडल हो रही है। तो अब एक आपका जो मुकाबला रह गया है वो पंजाब से रह गया। और अगर पंजाब में जो सूरत हाल जिस तरीके से है और जो आपके जो सूरत हाल है, आप 15 साल के पावर में हैं और मरियम नवाज अभी आई है, तो जाहिर है कि उनको भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, अपनी साख बनानी है। तो आपको बहुत देखभाल करके समझ के चीजों को चलना पड़ेगा। अंदर के खिलाफत आपसे जो भी हो, लेकिन कम से कम बाहर लोगों को आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से यह नहीं नजर आना चाहिए कि आपके मामला अंदर कोई बड़े खराब है। और अगर खराब नहीं हो तो मामला तो आप ही को ठीक करने हैं, क्योंकि ये आपको मैंडेट मिला है। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप मैंडेट पे रूगर्दानी करेंगे। मैंडेट आपको मिला है, आप ही ने करना है और आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि फौरन फोकस करें, कि चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। और अगर नहीं हो पाती है तो बराए मेहरबानी इसको कोई इशू ना बनाए, कोई बेहतर लोगों को आने दें। अच्छा ताज साहब, ज़ाहिर है हम ऐसी मामले पर ही बातचीत करें, इख्तलाफात की बात पर। इस वक्त अभी तक काबीना, जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि 9 अफराद जो है वो उस पर मुश्तमिल काबीना है, काबीना भी तश्कील नहीं पा रही। 42 दिन की वज़ीर आला साहब की हुकूमत है और 27 दिन की जो है वो काबीना है, वो 9 वज़रा पर मुश्तमिल है। तो काबीना भी नहीं बन पा रही। ये भी एक बुनियादी जुज़ है कि पार्टी के अंदर जो लॉबीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे लोग इंडक्ट हो, तो इसी वजह से काबीना में समझते हैं कि इंडक्शन नहीं हो रही। देखिए वो उनके सियासी मामला हैं, जो पार्टी के इंटरनल मामला हैं, और उसमें आप भी जानते हैं बहुत सारे फैक्टर हैं। और सिर्फ वज़ीर आला ने फैसला नहीं करना, या सिर्फ मैं समझता हूँ वज़ीर आला तो दूर की बात है, अब सिर्फ सदर जरदारी ने भी फैसला अकेले नहीं करना, और भी फैक्टर मौजूद हैं उसमें। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बात यह है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही संजीदगी के साथ आपको एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। आपके पास अभी आपने 9 लोग लगाए हैं, आपको 18 की कैबिनेट बनानी है, बाकी आप उनके एडवाइजर की अभी पोजीशन बाकी है। लेकिन ये कि आप जब बनाए तो उसमें राइट मैन राइट जॉब पे बनाइएगा। आप डॉक्टर को जो है वो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर ना बनाए, और किसी साइंटिस्ट को जो है वो आप ले जाके औकाफ ना दें। इस तरीके से आपको राइट मैन राइट जॉब पे जाना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी गवर्नमेंट की एक लत अच्छी है कि उसको एक अच्छा चीज तक मिल गया है, इंतहाई कॉम्पिटेंट और बहुत ही सुलझा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उसमें किसी तरीके की कोई वो उस तरह की डिवीजन भी उसके दिल में या दिमाग में सोच में नहीं है जो फिल्म में समझी जाती है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिला है तो उसको काम करने दें, उसको अपनी टीम बनाने दें, क्योंकि वो भी अपनी टीम नहीं बना पा रहा है और उसको भी टीम बनाने की नहीं दी जा रही है, या उसको पता नहीं क्या इशूज हैं कि वो भी अपनी टीम नहीं बना पा रहा है। अभी भी वही सारे के सारे पुराने जगहों पर पुराने जो स्टेट टेकर गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बैठे हैं, अभी तक वही बैठे हुए हैं, उनको भी तब्दील नहीं कर पा रहे हैं वो। क्योंकि बेहतर सेक्रेटरी आएंगे और बेहतर काम करेंगे तो डिलीवर होगा, और बेहतर काम नहीं करेंगे तो डिलीवर नहीं होगा। सिर्फ यानी अपॉइंटमेंट में से पाबंदी हटाना काम नहीं है। बात यह है कि वो जो पहले से अपॉइंट हुए हुए लोग हैं उनसे काम लेना एक बड़ा इशू है, और वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको चीफ सेक्रेटरी को फ्री हैंड देना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल अब चीफ मिनिस्टर के घर का भी मामला है कि वो ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को फ्री हैंड दें बल्कि उसकी प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करें, क्योंकि बहुत सारे जो पावर हाउसेज हैं जिनमें वो उस पर असरअंदाज ना हो। तो टीम का एक काम ये भी है कि उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये सीएम की एक अच्छा चांस है, उसके बाद एक अच्छा चीफ सेक्रेटरी भी है, उसके बाद वो अच्छी टीम बना सकता है। वो समझता है चीज़ों को, इस्लामाबाद में भी बैठ के आए, वो सारी चीज़ों को देखते रहे हैं, मामला को बिहाइंड सर्कल चलाते भी रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे मामला में उनसे मशवरे भी करते रहे हैं मुराद अली साहब। तो मेरा ख्याल है उनको फ्री हैंड दें, और उनके ऊपर जो प्रेशर है मुख्तलिफ ग्रुप से वो कम करें काइंडली। सही। अच्छा ताज साहब, एक अहम जो बुनियादी चीज जो पहले नजर आती थी जब चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने
पहले मुराद अली शाह को हुकूमत में लाए थे तो उन्होंने टास्क भी दिया था, काबीना को भी टास्क दिया था, फिर उन्होंने टाइम फ्रेम भी दिया था कि वो कारकर्दगी देखेंगे। मगर इस दफा देखा जाए तो उन्होंने ये कोई टास्क वास्क इस तरह की कोई पहल नहीं की। जैसे ही काबीना बनी, वजीर अला की हल्फ बर्दारी में तो वो मौजूद थे, इसके बाद से वो लंदन भी चले गए, फिर इसके बाद लौटे, तो फिर उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये भी एक तो जुज नजर आ रहा है कि बिलावल साहब की तवज्जो बिल्कुल कम नजर आ रही है सिंध हुकूमत पर। नहीं, मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने एतमाद का इजहार किया है हुकूमत बना के, और उन्होंने कहा आप चलाइए, और वो पार्टी के इश्यूज पे लगे हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मामला था। सेनेट का इलेक्शन आया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, और अब तक सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है। तो उन मामला पे उनका ज़ाहिर है वो बड़े मामला हैं, उन पर फोकस है। और जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट बनाने में जो है बहुत समझदारी और बहुत ही बर्दारी के साथ काम किया और फैसले किए, और एक ऐसा अलायंस को जो है मजबूत कर रहे हैं वो, जो नामुमकिन रहा है माजी में, तो वो एक उनके पास बड़ा टास्क है, और वो उसको फोकस उस तरफ किए हैं। और जाहिर है कि उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सपीरियंस और बहुत ही मंजे हुए शख्स को चीफ मिनिस्टर बना के उसके हवाले की है। और लेकिन मैं यही समझता हूँ, मैं यही कहूँगा कि बिलावल साहब को भी चाहिए कि वो पीएम की को भी प्रोटेक्ट करें, उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसके ऊपर जो दबाव है, उसको भी कम करने में वो कारगर हो सकते हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद पीएम और ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है। ताहिर साहब, आपने सेनेट चेयरमैन की इंतखाब की भी बात की, थोड़ा टर्न करते हैं वहाँ पे। 9 अप्रैल यानी सुबह आप जो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होने जा रहा है, इजलास तलब किया गया है। फिर 16 तारीख को सदर भी खिताब करेंगे। इस तरह पीटीआई ने जो है वो डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का बायकाट भी ऐलान किया है। इसी तरह वो अदालत भी गए हैं इस इंतखाब के हवाले से, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि बहुत ही कभी कभी ये अफसोस भी होता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस फैसले तो करती नहीं है, ना कर पाती हैं, ना उनकी कोई कमजोरियां इतनी ज्यादा हैं, तो वो जाके कोर्ट में मामला को खराब करते हैं। होता ये है कि जब कोर्ट में मामला जाके स्लो हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, तो उसका फायदा किसी और फोर्सेस को होता है, और तो फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक इलेक्शन है, आप उसमें हिस्सा लें, आपके पास सेनेटर थे, आपको अगर सिर्फ केपी में मामला है तो केपी में अगर वो आ भी जाते तो आपसे 1 या 2 सेनेटर बढ़ जाते, लेकिन आपकी तादाद तो पूरी नहीं थी। आप सेनेट में अपनी कोई इतनी तादाद तो नहीं थी कि आप उसकी बुनियाद पे तो चेयरमैन बन जाते। तो उसको इशू बना के आप कोर्ट में जा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन चूंकि पीटीआई का तो एक मामला बिल्कुल डिफरेंट है, और पीटीआई तो ऐसा लगता है जैसे वो इस मुल्क में काम नहीं कर रही है, इस मुल्क के किसी और मुल्क के लिए काम कर रही है। तो उन्हें बेहतर तरीके से सियासत को समझना चाहिए, चलाना चाहिए। बहुत सारे उन्होंने एडवेंचरिज्म कर लिए, बहुत सारे उन्होंने मामला जो है वो अपने लिए भी खराब किए, और इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क के लिए भी खराब किए। ताहिर साहब, आखिरी एक आधे मिनट का आपसे सवाल लूंगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की जो बात सामने आई है, और इस तरफ जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो भी 4 बिलियन जो है बढ़कर करीबन कोई 13 अरब से ऊपर चले गए। तो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन दुरुस्त हो सकेगी, महंगाई का बोझ कम होगा? देखिए, महंगाई का बोझ तो मुझे नहीं लगता कम होगा, इसलिए कि उस तरफ जो है मामला की तरफ फोकस है नहीं। हमारे हुक्मरान अभी तक कई चीजों पे सही फैसले करने पे सलाहियत नहीं नजर आई है उनमें मुझे। तो अभी फिलहाल कोई महंगाई का तो मुझे नजर नहीं आ रहा कम होते हुए। हाँ, ये जरूर है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट आपके अकाउंट में पैसे आके ये पूरी हो जाएगी कि आपको जो लोन मिलना है IMF का, वो उसको भी गारंटी चाहिए। तो अगर उससे आपको 4 या 8 अरब डॉलर चाहिए, तो आपके अकाउंट में कम से कम $8 अरब होंगे, तो आपको $8 अरब देंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है, ये एक उस तरह का सौदे का मामला है। और सऊदी अरब 12 माजी में सपोर्ट करता रहा है, पाकिस्तान की मदद करता रहा है। लेकिन अब किसी इस तरह की मदद के बजाय मैं समझता हूँ कि आपको दूसरी मदद पे जाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है मिडल ईस्ट, आपको ट्रेड पे जाना चाहिए। और अगर मिडल ईस्ट की मार्केट आप कैप्चर कर लेते हैं या आपको मिल जाती है, तो आपको किसी IMF, किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें उस तरफ जाकर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे आने वाले वक्तों में मैं समझ रहा हूँ कि यूरोप में आपकी तिजारत कम होगी, इसलिए कि आपका जो क्वालिटी मामला जो है आपने कंप्रोमाइज किया हुआ है, आपके जो दूसरे मामला हैं वो कंप्रोमाइज हुए हैं। और यूरोप में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मिडल ईस्ट की मार्केट को दोबारा ओपन करना पड़ेगा। इस तरह भुट्टो साहब ने 70 की दायरे में मिडल ईस्ट की मार्केट को ओपन किया,
और न सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी बेहतर की बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी वहाँ से मिला। तो आपको पैसे के बजाय मैं समझता हूँ ट्रेड पे आप जाएं तो आपको ज्यादा फायदा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। मुल्क जी मैशती बेहतरी के हवाले से जिते इंडिकेटर नज़र अचनि था उते ईंदड़ ॾींहंनि जी जेका मुश्किल सूरत हाल आहे उन जी बि इंडिकेशन कई वञे थी, बल्कि सिंध में जेको अमन अमान जे हवाले सां ज़िक्र कयो वञे थो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जेकॾहिं अमन बहितर करण जे हवाले सां किरदारु अदा न कयो वियो त तारीख़ साबित करे थी त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी ॿिनि हुकूमतुनि जे ख़ात्मे जो सबबु बदअमनी हुई। इन लाइ पीपल्स पार्टी खे अमन बहितर करणो पवंदो ऐं सिंध जे अवाम खे सुख जो साह खणण जो मौक़ो ॾियणो पवंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी पियो थो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।